अगर जान से मारना होगा तो 20 को मारना, एक को मारोगी तो खूनी कहलाओगी, और 20 को मारोगी तो बागी कहलाओगी और नाम बनेगा। ये शब्द थे विक्रम मल्लाह के अपने साथी के लिए, जिसने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये सच हो जाएगा। उसके नाम में फूल था, लेकिन जीवन कांटों भरा था। छोटी जाति में पैदा हुई, बाल विवाह को झेला और कईयों बार रेप हुआ, और चंबल की भीड़ों से होते हुए पार्लियामेंट तक का सफर तय किया। अभी सुख जीवन में आई थे कि गोलियों का शिकार हो गए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंडिट क्वीन यानी 10वीं सुंदरी फूलन देवी की। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फूलन देवी कैसे एक गरीब परिवार से निकल के चंबल की बिहड़ों तक जाती हैं, क्यों बेहमई के 20 ठाकुरों को नरसंहार करती हैं, और कैसे वो चंबल की बिहड़ों से होते हुए पार्लियामेंट तक का सफर तय करती हैं। तो फूलन देवी की पूरी सच्चाई को जानने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें। फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा के पूर्वा नामक गाँव में एक अत्यंत गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। फूलन देवी बचपन से ही काफ़ी गुस्सैल थी, जो अपने हक व सच्चाई के लिए किसी से लड़ जाती थी। फूलन देवी के बचपन का एक किस्सा है, जब मात्र 10 वर्ष की थी तो उन्हें मालूम चला कि उनके चाचा ने उनकी ज़मीन हथिया ली है। इसके विरोध में अपने से कई साल बड़े चचेरे भाई मैया दिन से लड़ गई और उन्हें पत्थर दे मारा। उनके गुस्सैल स्वभाव से परेशान होकर उनके परिवार वाले उनकी शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनसे उम्र में 3 गुना बड़े पुत्तीलाल से करा दी। फूलन अभी बच्ची थी, जो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। इसको नज़रअंदाज करते हुए उनका पति उनके साथ रेप करता रहा। इसका असर फूलन की मानसिकता पर बहुत ही गहराई से पड़ा। फूलन इससे बचने के लिए कई बार भागकर अपने पिता के घर आती थी, लेकिन समाज में अपनी लाज बचाने के लिए माँ बाप उन्हें वापस अपने पति के घर भेज देते, जहाँ पे फूलन को उसी ज़बरदस्ती के साथ हर रात गुजारना पड़ता। एक बार फूलन जब अपने पति के यहाँ से भाग के अपने पिता के घर आई तो उनके चचेरे भाई मैया दिन ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि फूलन ने उनकी सोने की अंगूठी चुरा ली है। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर 3 दिन तक लॉकअप में बंद कर देती है, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के पुलिस स्टाफ ने भी फूलन के साथ 3 दिन रेप किया। किसी भी मलाह जात ने फूलन की जमानत नहीं कराई। नरिहान के फूल सिंह का लड़का जो ठाकुर थे, उन्होंने जमानत कराई। जेल से वापस आने के बाद उनके पिता ने फूलन को उनके पति के घर वापस भेज दिया, जहाँ पे फूलन को जाने के बाद ये मालूम चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, और फूलन को उनके शादी मिले सामान के साथ वापस उनके पिता के घर भेज दिया जाता है। अब फूलन अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। इन्हीं बीच उनकी पहचान उन लोगों से होने लगी जो चंबल के डकैत गिरोह से संबंध रखते थे। फूलन की मां का कहना है कि फूलन अपने चचेरे भाई मैया दीन और करप्ट पुलिस सिस्टम के कारण ही डकैत बनी। 1979 में फूलन चंबल पहुंच जाती हैं। इसके पीछे की वजह किसी को मालूम नहीं है। जब फूलन से भी इस बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने भी इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चंबल के एक डकैत गिरोह ने फूलन का अपहरण किया और अपने साथ चंबल लेके चले गए। अब यहाँ से शुरू होता है फूलन के बैंडिट क्वीन बनने का सफ़र। 1979 में चंबल पहुंचकर फूलन जिस डकैत गिरोह का हिस्सा बनी, उसका लीडर था बाबू गुर्जर और डेप्यूटी था विक्रम मल्लाह। विक्रम मल्लाह चूँकि फूलन की जाति का था और फूलन को पसंद करने लगा था। गैंग में अकेली लड़की को देखकर बाबू गुर्जर की नीयत खराब हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि बाबू गुर्जर ने फूलन के साथ 72 घंटों तक रेप किया। एक रात जब बाबू गुर्जर फूलन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो फूलन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विक्रम मल्लाह वहाँ आ जाता है और बाबू गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर देता है और खुद उस गैंग का लीडर बन जाता है। इसके बाद विक्रम मल्लाह फूलन के प्यार की बातें पूरे गैंग में फैल जाती है। अब विक्रम मल्लाह फूलन देवी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है और पूरा गैंग विक्रम मल्लाह की लीडरशिप में फिर से लूटपाट शुरू कर देता है। इसी बीच फूलन अपने गिरोह के साथ अपने पति पुत्तीलाल के गांव पहुंच जाती हैं और पुत्तीलाल को उसे घर से बाहर निकालकर घसीट कर चौराहे पर लाती हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देती हैं और ऐलान करती हैं कि अगर आज के बाद इस गांव में किसी ने बच्ची के साथ शादी किया और उसका शोषण किया तो फूलन देवी की गोली का शिकार होगा, और इसके लिए वो वहाँ पे प्रॉपर नोट छोड़ कर आती हैं। बाबू गुर्जर की गैंग में राजपूत और मल्लाह जाति के डकैत थे, जिनमें राजपूत डकैतों की संख्या ज़्यादा थी। श्री राम और लाला राम जो खुद एक राजपूत डकैत थे, वो उस समय जेल में बंद थे जब विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की हत्या की थी। जेल से छूट के आने के बाद श्री राम और लाला राम ने गैंग को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते वो गैंग को जाति के आधार पर तोड़ देते हैं। जो राजपूत जाति के डकैत थे वो श्री राम गैंग को ज्वाइन करते हैं और मल्लाह जाति के डकैत जो थे वो विक्रम मल्लाह को ज्वाइन करते हैं। और फिर यहाँ पे श्री राम गैंग और विक्रम मल्लाह गैंग में खूनी संघर्ष शुरू होता है, जिसमें श्री राम गैंग ने विक्रम मल्लाह को मार डाला और फूलन देवी को पकड़कर अपने साथ उत्तर प्रदेश से गांव बेहमई ले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि फूलन देवी ही बाबू गुर्जर की मौत की जिम्मेदार थी। अब बेहमई में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटती है।
ऐसा कहा जाता है कि श्री राम गैंग के लोगों ने फूलन देवी के साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक दुष्कर्म किया और उन्हें उसी नग्न अवस्था में रखते थे और उनसे काम कराते थे। इस सिचुएशन में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि फूलन देवी यहाँ से जिंदा बच के जा पाएंगी। विक्रम मल्लाह का साथी मान सिंह अपने 2 साथियों के साथ फूलन देवी को बहमई गांव से बचा कर ले जाता है। इसके बाद मान सिंह पूरे बिहड़ के बागियों को जोड़ने में लग जाता है और फूलन देवी द्वारा लीड एक नई गैंग की स्थापना करता है। हफ्ते तक चले गैंग रेप के ठीक 7 महीने बाद फूलन गैंग को यह खबर मिलती है कि श्री राम और लाला राम अपनी गैंग के साथ बहमई गांव में एक ठाकुर फैमिली की शादी में आए हुए हैं। फिर क्या था, खबर मिलते ही 14 फरवरी 1981 को फूलन अपनी गैंग के साथ पुलिस की वर्दी में बहमई गांव पर हमला बोल देती है। लेकिन इस शादी में श्री राम गैंग का केवल एक सदस्य पकड़ा जाता है, बाकी सभी भाग निकलते हैं। इस गांव के प्रति फूलन का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उसने शादी में आए हुए सभी ठाकुर जाति के मर्दों को एक कतार में खड़ा कर दिया। कुल 22 लोग थे और फूलन ने सारे के सारे 22 ठाकुर को गोलियों से भून दिया, जिसमें से केवल एक बच पाया, जिसने बाद में एक इंटरव्यू में ये पूरी कहानी को बताया था कि उस समय क्या क्या हुआ था। इसी इंसिडेंट को इंडिया की डकैती की हिस्ट्री में बहमई नरसंहार के नाम से जाना जाता है। बहमई गांव में मारे गए 20 निर्दोष ठाकुरों की स्मृति स्थल बनी हुई है। इस घटना की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और फूलन देवी का नाम घर घर तक जा पहुंचा। इसी इंसिडेंट के बाद मीडिया ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन यानी 10वीं सुंदरी का टाइटल दिया, जिसपे बैंडिट क्वीन नाम से मूवी भी बनी हुई है। इस नरसंहार ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की राजनीति पर गहरा असर डाला और उत्तर प्रदेश के उस समय तत्कालीन सीएम वीपी सिंह को इस्तीफा देना। बहमई नरसंहार के बाद फूलन के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई बहुत तेज हो जाती है और अगले 2 सालों तक फूलन गैंग के कई मेंबर्स को पुलिस अपना निशाना बनाती है। लेकिन इन सबके बावजूद फूलन पुलिस के हाथ नहीं आती है, क्योंकि फूलन को गरीब और छोटी जाति के लोगों का सपोर्ट था। उनके बीच रॉबिन हुड की तरह थी, जो अमीर व बड़ी जातियों से लूटकर छोटी जातियों की भी मदद किया करती थी। खैर 2 साल बीत जाते हैं और फूलन की गैंग काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और फूलन भी काफ़ी अस्वस्थ रहने लगती है। इसी बीच इंदिरा गांधी ने भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी से फूलन के सरेंडर की बात को आगे बढ़ाया और फूलन सरेंडर के लिए 6 शर्तों के साथ तैयार हो गए। पहली शर्त, वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगे, ना कि उत्तर प्रदेश में। दूसरी शर्त, वो पुलिस या नेता के सामने अपने हथियार नहीं डालेंगे, वो माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने अपने हथियार डालेंगे। तीसरी शर्त, उन्हें या उनके गैंग के किसी भी मेंबर्स को फांसी की सज़ा नहीं होगी। चौथी शर्त, उन्हें या उनके गैंग के मेंबर्स को 8 साल से अधिक की सज़ा नहीं होगी। 5वीं शर्त, उनके रिहाई के बाद सरकार उन्हें नई ज़मीन देगी ताकि वो नई जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। और 6वीं शर्त, गवर्नमेंट उनके परिवार की सुरक्षा देगी। इनमें से कई शर्तों गवर्नमेंट मान लेती है और फिर आता है 13 फरवरी 1983 का वो ऐतिहासिक लम्हा, जब भिंड में हजारों लोगों की भीड़ व आला अधिकारियों और मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह की मौजूदगी में माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने उनकी भक्त फूलन देवी अपने गैंग के साथ अपने हथियार डाल देती हैं और आत्मसमर्पण कर देती हैं। सरेंडर के बाद उन्हें जेल ले जाया जाता है, जहां फूलन देवी 11 साल की सज़ा काटकर 1994 में मेडिकल ग्रांट पे बाहर आती हैं। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी का इंतजार एक बड़े बदलाव के साथ एक नई जिंदगी कर रही थी। उस समय के उत्तर प्रदेश के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के विरुद्ध दायर सभी केसेस, जिसमें बहमई नरसंहार भी था, वो वापस लेने का फैसला लेती हैं। इधर 1995 में फूलन देवी ने उम्मीद सिंह नामक एक व्यक्ति से शादी कर ली और बुद्धिस्ट टेम्पल में जाकर अपना धर्म परिवर्तन करा के बौद्ध धर्म को अपना लेती हैं। इसी बीच मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एसपी के टिकट पे लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने का ऑफर देते हैं। फूलन देवी इस ऑफर को स्वीकार करती हैं और मिर्जापुर से वो चुनाव जीत जाती हैं। और फिर पूरा देश फूलन देवी के चंबल के बिहड़ों से पार्लियामेंट तक के तय किए गए सफर से चौंक जाता है। फूलन देवी 1996 से 98 तक मिर्जापुर की एमपी रहती हैं और 1998 में हुए चुनाव में वो हार जाती हैं। फिर 1999 में हुए चुनाव में वो दोबारा उसी सीट से जीत जाती हैं और पार्लियामेंट में पहुंच जाती हैं। 1999 में मिर्जापुर से इलेक्ट होने के बाद फूलन देवी 2 सालों तक संसद में बनी रहती हैं। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी पार्लियामेंट सेशन से वापस अपने आवास पर लंच करने के लिए आती हैं। तब शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी आवास की गेट पे ही मौत उनका इंतजार कर रही। जैसे ही फूलन देवी अपने गाड़ी से सरकारी आवास पे जाने के लिए उतरती हैं, तो बगल में ही खड़े एक मारुति 800 से 3 नकाबपोश उतरते हैं और फूलन देवी को गोलियों से भून देते। फूलन देवी कुल 9 गोलियां लगती हैं और फूलन देवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। पास के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। 2 दिन बाद उत्तराखंड में शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने सरेंडर किया और उसने कहा कि बहमई नरसंहार में मारे गए अपने निर्दोष ठाकुर भाइयों का उसने बदला लिया है। वैसे शेर सिंह राणा की भी एक रोचक कहानी है।
वो खूनी होने के बाद भी एक बहादुर और हीरो के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों है? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर वीडियो बनी हुई है, यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। फूलन देवी की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।